इससे पहले के वीडियो में हमने मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा था और आज हम उसे ही आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम ये वापस याद कर लें कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, तो वो मानव है। ये जो मानव है ये अपने वातावरण से प्रभावित होता है। ये वातावरण से क्या है, मानव जो अपने चारों ओर का पर्यावरण है, वातावरण है, ये जो वातावरण के तत्व है इनसे प्रभावित होता है और ये अपने सांस्कृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से इस वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। और प्रभावित करते करते ही क्या है, ये वातावरण के साथ में समायोजन कर लेता है। यानी कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है जो वातावरण में क्रियाएं करता रहता है और अपने आप का क्या है, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट यानी समायोजन कर ही लेता है। अब बात करते हैं अपने मानव भूगोल के सिद्धांतों की। वैसे तो मानव भूगोल के जो ये सिद्धांत है इनको अलग करना बड़ा ही कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं तीनों सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसे परिवर्तन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जीन ब्रुन्स महोदय ने इसकी जो उत्पत्ति और विकास का जो महत्वपूर्ण सहयोग रहा था, यानी क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने में जो विशेष योगदान रहा था, जीन ब्रुन्स महोदय का रहा था। इसके बाद में सेकंड नंबर बात करते हैं अपने, तो ये आता है अंतर संबंध का सिद्धांत या पार्थिव एकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। पार्थिव एकता के सिद्धांत के अंदर जाने तो हमारी पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका जो विशेष योगदान है इसको विकसित करने में रेडजल महोदय का रहा है। इसके बाद में थर्ड नंबर आता है अपना वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो इनको वैसे तो क्या है, बात वापस घूम फिर के वहीं पर आ जाएगी कि मानव और वातावरण का आपसी जो अंतःक्रिया है, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं निकलने वाले अपने। तो अपने पहला जो सिद्धांत है उसको विस्तार से कर लेते हैं, जैसे कि अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि इसे क्रियाशीलता का या परिवर्तन का सिद्धांत जो कहते हैं। इसके जो प्रतिपादनकर्ता कौन थे, तो जीन ब्रुन्स महोदय थे। जीन ब्रुन्स महोदय ने ही एक क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बात कही और परिभाषा दी। कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक तत्व या तो घट रहा है और या बढ़ रहा है। यानी कि हमारी धरती पे कोई भी वस्तु क्या है, या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी कि कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, रुका हुआ नहीं है, सब में परिवर्तन हो रहा है। देखो दोबारा सुन लो ये परिभाषा कि इन्होंने इनका नाम था जीन ब्रुन्स महोदय। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है। और इसी परिवर्तनशील जो दृष्टिकोण है, अस्थायी दृष्टिकोण है, इसी से हमें क्या है, इस वातावरण के तत्वों का क्या है, अध्ययन करना चाहिए। इसी परिवर्तनशील दृष्टिकोण से ही हमें क्या है, वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। तो वास्तव में माने तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी प्रकृति का प्रत्येक घटक परिवर्तित होता ही रहता है। जैसे प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति होती है, विकास होता है और उसका विनाश हो जाता है। आपने अभी फिलहाल जिस रूम में या किसी बिल्डिंग के पास हो तो आप देख सकते हो कि उसकी खिड़की दरवाजे लगातार क्या है, परिवर्तित हो रहे हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आज से 30 साल 40 साल पहले के जो गेट और ये दरवाजे वगैरह खिड़कियां वगैरह थी, ये आप सोचिए कहाँ गए, या उनकी कंडीशन देखिए, वो बिल्कुल क्या है, ख़त्म होने की कंडीशन में है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। अगर आप दीवारों की बात करें, उन्हें देखते रहें तो आपको परिवर्तन महसूस नहीं होगा, लेकिन उस दीवार को आप क्या सोच रहे हो कि ये 100 साल 200 साल से 500 साल तक रहेंगी, नहीं, जर्जर अवस्था में होती जाएंगी। धीरे धीरे इनकी परतें जो है वो कमज़ोर हो रही है और ये होते होते लगातार एक दिन ये ढेर में बदल जाएगी, फिर उसका अपरदन हो जाएगा, मिट्टी में वापस मिल जाएगी। यानी कि पृथ्वी पर कोई वस्तु स्थायी नहीं है। लोहा आपको हो कि स्थायी है, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया से क्या है, जंग लग जाता है, जंग से वो धीरे धीरे वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण और कि आपने एक पौधे, जो घर में एक पौधा लगा हुआ है, उसको देखा होगा,
उसका धीरे धीरे क्या है विकास होता है, लेकिन अपनी नज़रें उसे नहीं पकड़ पाती। लेकिन एक सप्ताह बाद में अपने उसे झट से कह लेते हैं कि हाँ ये अपने वास्तविक आकार से कुछ बड़ा हो गया है। और उसके धीरे धीरे परिवर्तन को हम दैनिक अगर उसके सामने रहें तो नहीं समझ पाते कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये परिवर्तन प्रकृति का जो नियम है ये बड़ी धीमी धीमी गति से होता है। कहीं कहीं आकस्मिक भी होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाओं से हो जाते हैं। लेकिन कई परिवर्तन जैसे पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो ये एक जो जीवन काल के अंदर हम नहीं देख पाते, बहुत लंबा जो समय क्रम है, एक समय का चक्र है, उसमें ये पूर्ण हो पाता है। अब बात करते हैं कि जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कि पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसको अपने कितने भागों में बांटे। तो इसमें पहला जो अपने कह सकते हैं वो है पृथ्वी का ग्रहीय संबंध, यानी कि पृथ्वी का सौर संबंध, कि अपने ये जो सूर्य है इसके साथ में पृथ्वी का क्या संबंध है। तो आप जानते हैं भूगोल में आपने इससे पहली क्लास में पढ़ा है कि सूर्य का पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 दिनों में चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पे झुके होने के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो वहाँ दिन रात होते हैं। देखिए ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होते हैं। सूर्य से इसका एक आकर्षण का जो जुड़ाव है, इसी वजह से बाहर ये घूम रही है। तो ये जो पहला है पृथ्वी का ग्रहीय संबंध। अब बात करें अपने तो सेकंड नंबर आता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की बात करें तो इसमें देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर अंतर्जात बल हैं, उसको भी अपने आकस्मिक शक्ति और दीर्घकालिक शक्तियों में मान सकते हैं। एक तो आकस्मिक शक्ति होती है जिसमें अचानक से परिवर्तन हो जाता है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। ये जहाँ पर भी ये क्रिया करते हैं वहाँ पर अचानक से धरातल में काफ़ी परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेकंड नंबर देखें तो दीर्घकालिक परिवर्तन, इसमें पटल विरूपण बल आते हैं जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, महादेश नीचे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, धरातलीय भाग का या धसाव होता है या वो बलन के रूप में ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो ये तो जो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं जिससे हम देख सकते हैं कि अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर सौर शक्ति, यानी कि हमारे सूर्य की जो शक्ति के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या परिवर्तन होता है। सूर्य जो पृथ्वी के ऊपर तापमान का एकमात्र यानी उष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारी पृथ्वी पर जो तापमान यानी तापमान बढ़ता है वो सूर्य के कारण ही बढ़ता है। रात्रि के समय हम दूसरी दिशा में होते हैं तो हमारे ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता और हमारे यहाँ की सतह जो है वो ठंडी हो जाती है, यानी कि तापमान बढ़ता है सूर्य के कारण। तापमान बढ़ता है तो वायु दाब कम होता है। वायु दाब जब वायु ऊपर की तरफ उठती है गर्म होकर तो किनारे से पवनें चलती है, यानी कि पवनों का चलना भी क्या है सूर्य ताप से ही प्रभावित होता है। समुद्री क्षेत्रों से वाष्पीकरण होता है, वो भी सूर्य के कारण होता है। वाष्पीकरण से बादल बन जाते हैं और बादलों से फिर से वर्षा होती है, वर्षा से नदियां चलती है। तो ये सब क्या है, इस वातावरण ऋतु परिवर्तन हो जाता है। एक समय था जब हमारे जो प्लेस्टोसीन युग के अंदर जो हमारी पृथ्वी के ऊपर हिम युग आ गया था, उसी हिम युग से जो है जो लगातार काफ़ी धरातल जो है वो बर्फ में दब गया था। बाद में फिर से वो परिवर्तन, यानी कि सौर्य शक्तियां जो है वो हमारी पृथ्वी परिवर्तन करती है, क्रियाएं सुचारू रूप से चल पाती है। इसके बाद में बात करें तो हमारी पृथ्वी पर एक बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है फोर्थ नंबर पॉइंट अपना, तो इसे कि पृथ्वी में एक ऐसा गुण है कि पृथ्वी प्रत्येक पदार्थ को अपने अंदर की ओर खींचती है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु स्थिर रह पाती है। यानी कि पदार्थ को संतुलन करने के लिए हमारी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो काम करती है। नदी का जो जल है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, इस क्या कारण है इसका, तो ये है हमारी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। हमारी पृथ्वी के बाहर की ओर जो हमारा वायुमंडल है, इसमें भी जो गैसेज है ये हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। अगर ये गैसेज इस ग्रेविटी नहीं होती तो ये गैसेज यहाँ पर नहीं होती। ऑक्सीजन जैसी गैस न होती तो हम जीवित ही नहीं रह पाते। CO2 जैसी गैस नहीं होती तो पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक ठंडा हो सकता था रात्रि के समय। तो गुरुत्वाकर्षण भी शक्तियाँ जो है वो भी हमारी पृथ्वी पे परिवर्तन का कारण यानी क्रियाएं सुचारू रूप से जारी रखती है। इसके बाद में बात करें तो जैविक शक्तियाँ,
पहला जो जितने भी 4 पॉइंट पढ़े हैं हमने कि हमारी पृथ्वी का गरीय संबंध, सौर शक्ति, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये सभी किस में आती है? भौतिक शक्तियों में आती है। इसके बाद में हम सेकंड यानी कि इससे 5वां पॉइंट जो है वो अकेला ही है, जैविक शक्तियाँ। वैसे 5th नंबर पॉइंट में है, लेकिन ये क्या है? भौतिक शक्ति नहीं है, जैविक शक्तियाँ हैं। जैविक शक्तियों में आपने देखा होगा 2 ही उदाहरण हैं, वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति पेड़ जो हैं आपने देखा होगा कि अपनी जड़ों के माध्यम से वो मिट्टी के अपरदन को होने से रोकते हैं। जब वर्षा होती है, अत्यधिक तीव्र गति से जल बहता है, तो वर्षा के जल के साथ में अपरदन होने से क्या है? मृदा को बचाते हैं। लेकिन दूसरी ओर कहीं ऊपरी क्षेत्र में, चट्टानी क्षेत्र में, इस वृक्ष की जड़ें जो है वो गहराई में चली जाती है और अपने आकार को बड़ा करती है, तो चट्टानें चटक जाती है, टूट जाती है, तो वहां अपरदन अपक्षय की क्रियाएं प्रभावी हो जाती हैं। ऐसे ही अगर जीवों को अगर अपने शक्तियों में माने तो जीव भी क्या है? धरातल पर एक रेंगते हुए विचरण करते हुए धरातल पर कई परिवर्तन कर लेते हैं। इसी के साथ छोटे जीव जो हैं वो सुरंग बनाकर या बिल बनाकर धरातल के अंदर निवास करते हैं। ये लगातार खोजना वगैरह चला, यानी कि धरातल के अंदर भी क्या है? ये निवास करने के कारण धरातल की तहों को कमजोर कर देते हैं, चट्टानों को कमजोर कर देते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे बारीक जीवाणु विषाणु वगैरह भी क्या है? इन दीमक वगैरह जो है कुछ धरातलीय क्षेत्रों को या मिट्टी में जो है मिला देते हैं, कुछ पदार्थों को जो है वो कन्वर्ट करके मिट्टी में, इस मृदा में मिला देते हैं। अब बात करते हैं अपने 6th नंबर, मानवीय शक्तियाँ। मानव जो है वर्तमान में बहुत ही सक्रिय हो रहा है। प्राचीन समय में इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन अब तकनीकी ज्ञान और अपनी बुद्धि कौशल से वो क्या है? पृथ्वी पे परिवर्तन ही लगातार परिवर्तन पे परिवर्तन कर रहा है, जिसमें कुछ परिवर्तन से तो वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से लाभ ले पाता है, लेकिन वो एक सामाजिक रूप से क्या है? कुछ विकराल रूप जो है विध्वंसकारी रूप बन सकता है, जिसमें हमारे पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंच सकती है। तो वैसे तो मनुष्य का पहला ध्येय यही होता है कि वो अपने आप का विकास करे, अपनी मानव जाति का विकास करे, लेकिन फिर भी उनके विकास के क्रम में भी क्या है? कुछ अगर नहीं रुकता है तो वो लगातार वो वस्तुएं जो है वो ही मानव के विनाश का कारण बन जाती है, मानव जाति के विनाश का कारण बन जाती है। तो बात करते हैं मानवीय शक्तियाँ। मानवीय शक्तियों में मानव जो है वो क्या है? क्रियाशील प्राणी है, और मानव हमारी पृथ्वी पे लगातार क्रिया करते हुए प्राकृतिक तत्वों को सांस्कृतिक भूदृश्यों में बदल देता है। अब प्राकृतिक तत्व क्या होते हैं कि पर्वत पठार मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, या कोई नदी, या कोई वनस्पति क्षेत्र, ठीक है, तो या कोई जैसे जलीय क्षेत्र, ठीक है, सागर वगैरह, या इन वस्तुओं को धरातल में से निकाल कर जितना भी वस्तुएं हैं इनको अपना क्या है? संसाधन मानकर वह उपयोग करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित। उदाहरण है सड़क, नहर, नदियों पर बांध, और औद्योगिक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। अगर अपने एक मकान को भी देखें ना, बिल्डिंग को देखें, तो उसके अंदर भी धरातल में से पत्थर को काट कर यहाँ पर लाया जाता है, तब जाके वो दीवारें बनाई जाती है या ईंटें बनाई जाती है, तो मिट्टी जो है वो हमें धरातल से ही प्राप्त होती है। मकान में लगने वाला लोहा, सरिया वगैरह, तो ये भी क्या है? हमें धरातल से ही प्राप्त होते हैं, लोह धातु ऐसा के रूप में। अगर बात करें कंक्रीट वगैरह की, ये भी धरातल से ही प्राप्त होते हैं। गेट, खिड़कियां, ये जो लकड़ी की बनी है, ये भी हमें वनीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। तो मानव ने सिर्फ उनका क्या है? रूप बदला है, तो इससे जो नए विकसित हुए हैं दृश्य, उनको हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। क्रियाशीलता के सिद्धांत के पश्चात अपना सिद्धांत आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी में या पृथ्वी पर कोई भी तत्व एकांकी नहीं है, यानी अकेला नहीं है, वो परस्पर दूसरे तत्वों से क्या होता है? जुड़ा रहता है। प्रत्येक तत्व दूसरे तत्व से प्रभावित होता है और प्रभावित करता भी है। प्रभावित करता हुआ स्वयं का क्या कर लेता है? विकास कर लेता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी तत्व स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता, कोई भी तत्व एकांकी नहीं है, उसे दूसरे तत्वों के साथ में जुड़ा रहना पड़ता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत को रेडजल महोदय ने आगे बढ़ाया और कहा कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और पार्थिव एकता के द्वारा ही क्या है? सुलझाए जा सकते हैं। यानी कि इन्होंने पृथ्वी को एक माना है और मानव भूगोल को उस पूरी संपूर्ण पृथ्वी के सभी तत्वों को एक मानकर ही अध्ययन किया जाना इन्होंने समझा है। इन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी पर पार्थिव एकता है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक ही तत्व है, यानी सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तत्व भिन्न भिन्न हो, सब अलग अलग हो।
यानी सब तत्व एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं, तब जाके उनका विकास हो पाता है। ऐसे ही आगे चलकर रेडजल महोदय ने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। इन्होंने फिर से कहा कि जो वातावरण है वो भौतिक दशाओं का योग है और ये जो वातावरण है ये आपस में जुड़ा हुआ है और मानव भूगोल के अंदर हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मान लो अगर कोई एक क्षेत्र से मानव वहां से छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उस क्षेत्र में भी क्या है, वहां दूसरे नए क्षेत्र से भी उसे क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि जाते ही वह क्या है, वहां के सांस्कृतिक वातावरण के साथ में जुड़ जाता है, वहां का खान पान रहन सहन उनके साथ में से एडजस्टमेंट। इसी प्रदेश में रहने वाला अगर वो मानव है, उस मानव पर वहां के भौतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। उसके वातावरण के अकॉर्डिंग जो है अनुसार उसे अपना खान पान और रहन सहन, अपने रीति रिवाजों को ढालना पड़ता है। और ऐसे ही आगे बढ़ें तो इन्होंने कहा कि जलवायु जो है, जलवायु किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के या अन्य तत्वों को प्रभावित करती है। यानी कि जलवायु उस क्षेत्र के मानव को भी और अन्य तत्वों को भी प्रभावित करती है। जैसे कि एक प्रकार की जलवायु के अंदर निवास करने वाला मानव, जो उसका लगभग व्यवहार भी क्या होगा, एक जैसा, उसका रंग रूप भी वैसा ही होगा, एक जैसा। कि जैसे शीत क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोग श्वेत रंग के होते हैं और गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग श्याम वर्ण के होते हैं। यानी कि जिस प्रकार की जलवायु है उसी प्रकार का उसे एडजस्टमेंट यानी उसका शरीर कर लेता है। ऐसे ही मान लो समुद्री क्षेत्र के लोग, अधिकतर लोग जो है वो मछली वगैरह इनका भोजन करते हैं, लेकिन जैसे कि अधिकतर लोग मैदानी क्षेत्र के अंदर कृषि उपजों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि उस प्रकार का क्षेत्र उसे मिले वहां पर वही जो है लोग कार्य करते हैं। हम्बोल्ट महोदय ने भी पार्थिविकता को समर्थन दिया और अपनी एक परिभाषा दी। कहा कि संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण पृथ्वी पर एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, यानी यहां से लेकर वहां तक, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही आत्मा निवास करती है। एक ही आत्मा, एक ही जो जीवन है वो पत्थर में, पौधों में, जीवों में, यहां तक कि मानव में प्रवेश लिए हुए है। यानी कि इन्होंने हमारी पूरी पृथ्वी पर एक ही आत्मा मानी है, चाहे निर्जीव है चाहे सजीव है। कहा कि एक ही श्वास जो है वो हर जगह मिलता है, एक ही आत्मा हर जगह मिलती है। अब जो बात करें कि एकता किस प्रकार से, पार्थिविकता मिलती है, उसके उदाहरण अपने देख सकते हैं। जैसे कि जलवायु, जलवायु किसी क्षेत्र में वायु को गर्म करती है, फिर वहां गर्मी की वजह से पवनें आती है, पवनें वर्षा करती है, साथ में लाते हुए बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है, उससे नदियां चलती है, सागरों में जाती है, सागर फिर से गर्म होते हैं, पवनों में वर्षा करते हैं। ठीक है। पर्वत, एक उदाहरण पर्वतों से ले सकते हैं कि पर्वत ऊंचे हैं, देखा आपने कि पर्वतों का लगातार अपर्दन होता है, फिर नदियां उस अपर्दित क्षेत्र को नीचे की ओर अपने साथ लाती है और भूसैनतियां यानी कि गहरे गर्तों में जमा करती है। इन्हीं गहरे गर्तों में संपीड़न के कारण फिर से उत्पत्ति होती है, किसकी, पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। यहां से फिर से नदियां दूसरे क्षेत्रों की ओर चलती है, फिर वहां अवसाद जमा करती है, फिर वहां पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ये सभी कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे मिट्टी, मिट्टी जो है उपजाऊ, उपजाऊ मिट्टी जो है वो वनों को यानी कि वृक्षों को उगाती है। वृक्ष जो है वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, वर्षा जो है वहां वापस नदियां वगैरह बहाती है। लेकिन ये जो वृक्ष हैं ये पनपने के पश्चात मृदा का निर्माण करते हैं। उपजाऊ मिट्टी के जो है इसमें एक तत्व मिलता है ह्यूमस, जो वृक्षों का ही क्या है, सड़े गले अवशेष, जो वनस्पति के सड़े गले अवशेष हैं इस मिट्टी में मिलते हैं। इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, इस मृदा का निर्माण करते हैं। तो ये एक चक्कर लगातार चलता रहता है। अपना तीसरा सिद्धांत आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन के सिद्धांत में देखें तो हमारी पृथ्वी का जो प्राकृतिक वातावरण है वो मानव को क्या करता है, प्रभावित करता है और उससे मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज सब में उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, परिवर्तन होता है। मानव भी उससे क्या है,
वापस प्रतिक्रिया करता है और उस वातावरण में कुछ परिवर्तन कर लेता है और खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है, खुद को उसके अकॉर्डिंग ढालता है और फिर अपने जीवन में विकास करता है। इसे ही समायोजन कहा जाता है। ये समायोजन भी क्या है, 2 प्रकार का होता है। जैसे कि एक तो है अनुकूलन और एक है रूपांतरण। अनुकूलन वह होता है जो स्वयं को वातावरण के अकॉर्डिंग अनुसार बदल लेता है। रूपांतरण वह होता है जब वातावरण को अपने अनुसार ढाल लेता है, बदल लेता है। उदाहरण है इसमें, लेकिन इससे पहले अपने देखें, अनुकूलन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आंतरिक अनुकूलन, एक होता है बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन में रहन सहन, खान पान और बोलचाल की भाषा इसमें आ सकती है। और बाह्य अनुकूलन के अंदर केवल उसके क्या है, वस्त्र यानी कि पहनावा जो है इसमें शामिल कर लिया जाता है। एक और देखिए, अगर ठंडे क्षेत्र का व्यक्ति गर्म क्षेत्र में आता है और वहां आकर वो अपना रंग भी बदल देता है, तो ये आंतरिक अनुकूलन में आता है। आंतरिक अनुकूलन को भी फिर से ऐच्छिक और अनैच्छिक में बांटेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रंग का बदलना, जैसे कि श्वेत जो व्यक्ति है यूरोप से आया और हमारे दक्षिण भारत में चला गया, उसका रंग जो है वो थोड़ा सा क्या है, सांवला हो गया, और वो जो सांवला रंग है वो उसका क्या होगा, अनैच्छिक परिवर्तन होगा। ऐच्छिक परिवर्तन के अंदर तो सिर्फ उसके वहां अगर वो खाना वगैरह, भोजन वगैरह का अपना तरीका बदलता है, यानी खान पान बदलता है, रहन सहन बदलता है, अपनी भाषा बदलता है, तो वो उसका ऐच्छिक परिवर्तन कहलाएगा। तो बात करते हैं अपने, दूसरा है अपना रूपांतरण। रूपांतरण क्या है, जब मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार खुद को नहीं, वातावरण को अपने अनुसार बदल लेता है। जैसे कि ठंडे क्षेत्र का आया व्यक्ति गर्म क्षेत्र के अंदर, कोई हिमाचल या कश्मीर से कोई व्यक्ति आता है राजस्थान के उस गर्म क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में, तो यहाँ आकर वो अगर प्रशीतक का इस्तेमाल करता है, एसी वगैरह का, अगर वो धूप में निकलने पर छाते का इस्तेमाल करता है, तो उसे कहेंगे रूपांतरण। क्या, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदल पा रहा है, वो उस वातावरण को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है, इसे कहते हैं रूपांतरण। तो अनुकूलन क्या है और रूपांतरण क्या है? अनुकूलन खुद को वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेना, जिसमें भी क्या है, आंतरिक और बाह्य रूप में बांटा गया है, फिर उसे अनैच्छिक और ऐच्छिक में बांटा गया है। लेकिन रूपांतरण सरल है, सिंपल है, यानी कि वातावरण को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना। तो ये अपना जो सिद्धांत था, उस वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये भी कंप्लीट हो गया। हालांकि ये सिद्धांत काफी विस्तृत है, लेकिन अभी इनको अपने संक्षिप्त रूप में ही अध्ययन कर रहे हैं।